चलो आज के क्लास में हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे जितने भी ऑसिलेटिंग बॉडी हैं सबके लिए। जैसे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। अब स्प्रिंग पेंडुलम का मतलब है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लीनियर एसएचएम का केस है। अब जब लीनियर एसएचएम का केस होगा उस कंडीशन में मान लो कि ये ब्लॉक और स्प्रिंग है, इस तरह से अरेंज्ड है। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इस ब्लॉक को हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब अपने मीन पोजीशन। इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया। फिर उसके बाद जब ये हार्मोनिक होगा तो इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन होगा। तो यहां पर इसी तरह से इसको कंप्रेस किया। एक बार हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच किया, एक बार कंप्रेस किया। ये प्रोसेस को हमने रिपीट किया अबाउट द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के राइट गया, लेफ्ट गया, फिर मीन पोजीशन आया, राइट गया, फिर मीन पोजीशन आया। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। अब इसका हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो ये लीनियर एसएचएम का केस हो गया। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये ब्लॉक है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नो रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इसका ए हो गया। एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा? टुवर्ड्स राइट लगा। रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग मतलब ब्लॉक को मीन पोजीशन पे लाने वाला जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग का डायरेक्शन किधर हुआ? मीन पोजीशन के टुवर्ड्स। इस ब्लॉक को कंप्रेस किया तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस ए हो गया। ठीक, अब इसको हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो, किसी तरह का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो F0 लिख दिया। अब यहां से इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो टुवर्ड्स राइट किया तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए लिख दिया। इधर एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन हुआ। अब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर। अब इस ब्लॉक को स्लाइटली आपने क्या कहा? कंप्रेस किया। तो कंप्रेस किया तो इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन ये, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया माइनस ए। अब इस पर रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स लगे। तो यहां पर कंडीशन क्या है? लीनियर एसएचएम का कंडीशन आया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है। देख लो, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो लग रहा है या डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है और रीस्टोरिंग फोर्स, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसलिए साइन कन्वेंशन में माइनस आ गया। तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस के एक्स। के क्या हो गया? स्प्रिंग फैक्टर हो गया। फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सलेशन माइनस के एक्स। और हमने आपको एक्सलेशन प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा था। एक्सलेशन होता रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। तो फाइनली क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब यहां पर हम एक्सलेशन को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर।
इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन क्या है, बोलो, देखकर नहीं, देखकर तो सब बता देते हैं, यदि आप घर में पढ़ते हैं। हाँ, एक्स, गुड। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। देखो, इसने क्लास नहीं किया, वीडियो देख करके ही ये बता रहा है, और आप लोग क्लास कर रहे हो, और तुम तो वीडियो भी नहीं देखी होगी। गुड। अब यहां पर इसको कंपेयर करें, स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन ही आ गया। इसको कंपेयर करो तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, के बाई एम। देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट के बाई एम। ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट के बाई एम। देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यही टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जितना भी सिस्टम है, सारे सिस्टम का टाइम पीरियड आज निकालने सीखे। चलो आ गया। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तुम कुछ पढ़े थे, ये वाला पार्ट पढ़े हो, समझ में आ गया, ठीक, गुड। हो गया। अब एक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से भी इसको बना सकते। यदि मान लो कि ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत आती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। वो ऑल्टरनेटिव मेथड है। इरेज करें। अब यहां पर सिंपली हम लोग ये कंडीशन ले ले कि स्प्रिंग में कितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ब्लॉक का मोशन हो रहा है तो ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम कांस्टेंट होगा। ये हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ रखा। एसएचएम के इंपॉर्टेंट फीचर्स में ये एनर्जी कंजर्व रहे। अब यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क एनर्जी पावर ही पड़ा, यहां भी रिपीट किया। और ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करेंगे तो dx बाई dt प्लस हाफ मास वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v dv बाई dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां से 2 और 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। अब ये kx dx बाई dt जो v को रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, प्लस m v dv बाई dt एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या आ गया, एम वी
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स वी और वी कट गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। देखो ये क्या बन गया, ये क्या हुआ, अभी पढ़ा, इतना जल्दी भूल जा रहे हो। कंपेयर करो एसएचएम के क्वेश्चन से, ये क्या हो गया, नहीं पढ़ते नहीं आप, बिल्कुल नहीं पढ़ते, बस क्लास अटेंड करते हैं। अभी बताए स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर बना, अभी तो हमने सॉल्व किया है। ये के बाई एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा 2 पाई बाई टी अंडर रूट के बाई एम, देन टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, इससे भी वही टाइम पीरियड आएगा। अब जैसे निकालना चाहे, ये भी एक नया प्रोसेस आपको सिखाया, ऑल्टरनेटिव मेथड करके लिख सकते हैं आप। हो गया, आशीष जरा से वो कर्टेन को ठीक कर दे, शैडो आता। राइट, राइट वाले को तो लेफ्ट कर दो, हाँ ठीक, ठीक है, हो गया, इरेज करें। चलिए तो हम लोग वेरीफाई कर ले, इसी प्रोसेस से निकाला, यही आपके पीडीएफ में भी है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाए, इसमें टाइम पीरियड में कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, इसलिए यदि स्प्रिंग पेंडुलम पर बेस्ड क्लॉक होगा वो प्रॉपर टाइम देगा हर जगह। इवन आप हिल स्टेशन चले जाए, मून पे चले जाए, सैटेलाइट के अंदर चले जाए, इनसाइड लिक्विड चले जाए, लेकिन इनसाइड लिक्विड में डैम्पिंग फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर दें, हर जगह पर टाइम पीरियड इस स्प्रिंग पेंडुलम का कांस्टेंट, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे ये इंडिपेंडेंट है। इसलिए स्पेस सैटेलाइट में हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम पर बेस्ड ही जो भी डिवाइस होता है उसी से हम लोग टाइम पीरियड देख, ठीक। अब नेक्स्ट है कि ऐसा कंपोजिट स्प्रिंग हो जाए, एक स्प्रिंग हो जाए, एक ब्लॉक यहां पर, एक ब्लॉक यहां, वहां एक ब्लॉक जिसका मास m था, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक का रीस्टोरिंग फोर्स, या सिंपली अभी जो हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा, क्या था फॉर्म, मास इनटू एक्सेलरेशन या रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स। तो यदि इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट या तो आप कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे, तो उसके इलॉन्गेशन को या कंप्रेशन को हम x1 एज्यूम कर रहे हैं, दूसरे वाले के इलॉन्गेशन को x2, या एक्सटेंशन हो
या कंप्रेशन हो x2, ये एज्यूम कर रहे हैं। तो सेकेंड ब्लॉक का पहले ब्लॉक का यदि इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहले ब्लॉक का ये हो गया इज इक्वल टू माइनस के, स्प्रिंग एक ही इसलिए स्प्रिंग फैक्टर के ही यूज होगा। इसी तरह से यदि आप दूसरे वाले का इक्वेशन लिखेंगे तो m2d² x2 बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के x2 हो जाएगा। क्लियर? अब ब्लॉक का हो गया, अब स्प्रिंग का भी तो होगा। तो स्प्रिंग के लिए क्या लिखेंगे, d² x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ठीक, अब यहां पर, हाँ कहां थे इतना देर? अब इसको एनालाइज करने के लिए आप देख लीजिए कि जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये मीन पोजीशन है, स्प्रिंग का भी ये मीन पोजीशन है। अब मान लो कि स्प्रिंग को हमने यहां तक इसका पोजीशन है, इधर हमने इसको स्ट्रेच किया, तो इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, तो ये भी ब्लॉक मेक्स डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या बना, x1 प्लस x2 बन गया। अब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 हुआ, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे d² x बाई डी टी स्क्वायर, इसको भी डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसमें भी डबल डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ गया। अब d² x बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू यहां से बताओ क्या आ गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इस वाले का वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के बाई m1 इंटू x1 होगा। इस वाले का क्या होगा जल्दी से बता दो, माइनस के बाई m2 इंटू x2। और फिगर में देखने से लग रहा है कि जितना स्प्रिंग में स्ट्रेच कर रहे हो उतना ही इलोंगेशन और उतना ही दोनों ब्लॉक में इलोंगेशन। इसका मतलब x न्यूमेरिकली इक्वल टू x1 x2 के बराबर है या नहीं। जितना आप इस ब्लॉक को स्ट्रेच करो, मान लो यहां से आप स्ट्रेच किए 2 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग भी तो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुआ, ये भी तो 2 सेंटीमीटर हुआ। इसका मतलब इलोंगेशन सब में सेम है। तो x x1 के इक्वल, x2 के इक्वल, तो k कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 बाई एम, 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। इससे m इफेक्टिव मास निकलेगा, क्या निकलेगा, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, सिंपल, इसका हम एलसीएम लेंगे तो m1 m2 और ये क्या देगा m1 प्लस m2। इसका मतलब m क्या आ गया, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं रेड्यूस्ड मास। तो टाइम पीरियड स्प्रिंग पेंडुलम का क्या सीखा था आज, बोलो, अंडर रूट m बाई के, m की जगह पर क्या आ गया अब, म्यू इफेक्टिव मास। इसलिए अब यहां इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, म्यू बाई के। अब ये डेरिवेशन आपको सिखा, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, आपको सिंपल जब भी ये दिमाग क्वेश्चन रहे कि 2 ब्लॉक है तो आप दोनों ब्लॉक का मास का रिड्यूस मास निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू1 म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1 प्लस म्यू2। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड इस फॉर्म में मिलेगा आपको, म्यू की जगह पर m1 m2 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 इंटू के, ये इसका टाइम पीरियड हो जाए। आगे समझ में? नोट कर लीजिए आप लोग, सब लोग। प्रीवियस क्लास में कहाँ थे रौनक जी? फीवर कौन सा? वो कहाँ है अंशु? बिहार बोर्ड में जैसे 10th का एग्जाम होता है, नाना नानी दादा दादी सब पहुंचाने जाते हैं। कैंडिडेट एक, अब पहुंचाने वाले 30-40 बलोरे में भर के ले जाते हैं उस। हो गया? इसका फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। हो गया? इरेज करें। अब ये रिजल्ट हम लोग देख लें, यही हमने फाइंड किया था। और फाइनली म्यू रेड्यूस मास म्यू बाई के, ठीक है? ये हमने पीडीएफ में भी आपको भेजा था। अब कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम, अब ऐसा रहे कि दो स्प्रिंग सीरीज में अटैच, ठीक, ब्लॉक के साथ है। अब इसका वैल्यू बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे इजीली। इसमें हमको के इफेक्टिव निकालना, टाइम पीरियड बता लेंगे। इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करो, एक्स ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना? एक में x1, दूसरे में x2। क्यों अलग अलग क्यों हुआ? पहले वाले में क्या था? स्प्रिंग एक था, इसमें अलग अलग स्प्रिंग और अलग अलग इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट वैरी करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू हाई तो स्प्रिंग हार्डर, के का वैल्यू लो तो स्प्रिंग सॉफ्ट। तो हो सकता है एक स्प्रिंग हार्डर हो और एक सॉफ्ट हो, तो दोनों का इलोंगेशन अलग अलग होगा, दोनों में कंप्रेशन अलग अलग। तो ब्लॉक जितना डिस्प्लेस करेगा x, तो पहले वाले में इलोंगेशन x1 मान लिया, दूसरे वाले में x2। रीस्टोरिंग फोर्स क्या पड़ा? F इजिकल टू के एक्स। एक्स का वैल्यू क्या बन गया? F बाई के, माइनस साइन को रिमूव कर दिया। दूसरे वाले में क्या बना? F बाई के 1। फिर x2 वाले में F बाई के 2, वो कट एंड पेस्ट की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है ना? वो कॉपी करते ना, ये K2, F और F कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के 2। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको के इफेक्टिव मान लो, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट m बाई के। के की जगह पर क्या आ जाएगा? K1 K2
और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा K1 प्लस K2। आया समझ में? चलिए इसको भी नोट करते जाएं। कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम, ये हमारा टॉपिक है। इरेज करें। हो गया सबका? चलो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इस वाले में बताओ क्या। K1 K2 डिफरेंट, मास m, ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करो तो इलोंगेशन दोनों में सेम हो जाए। तो F इजिकल टू KX, तो वेरी क्या करेगा? फोर्स। इस पर रीस्टोरिंग फोर्स अलग, इसका रीस्टोरिंग फोर्स अलग। इसका मतलब F रिजल्टेंट जो आएगा रीस्टोरिंग इज इक्वल टू क्या बनेगा? इसका F1, इसका F2, ठीक, माइनस K। ध्यान दोगे तो K इफेक्टिव, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक में X, तो पहले वाले स्प्रिंग में K1 डिस्प्लेसमेंट सेम, दूसरे वाले का K2 डिस्प्लेसमेंट सेम। तो K इफेक्टिव कितना आ गया? K1 प्लस K2। इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m/K इफेक्टिव की जगह क्या आ गया? K1 प्लस K2। आया समझ में? ये सब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हमने थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, सारा प्रॉब्लम बना रहे हैं, सारे एससी वर्मा के क्वेश्चन ही है टोटल। इरेज करें। चलिए अब यही इफेक्टिव आ गया, हम सिर्फ के इफेक्टिव लिखे हैं और यहां पर आपको टाइम पीरियड बता रहे। अब यहां पर बताओ क्या होगा कंडीशन। ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करो, दोनों का स्प्रिंग फैक्टर अलग अलग, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। सेम सिनेरियो हो गया, इसलिए भी इसका इफेक्टिव क्या आएगा? K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। समझ में आ गया? इसका मतलब ये दोनों ये एक ही सॉल्यूशन हो गया, इसलिए K इफेक्टिव इसका K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, सेम सॉल्यूशन।
हो गया। अब देखिए लास्ट, ऐसा स्प्रिंग सिस्टम है और बीच में एक ब्लॉक या सिंपल स्फेरिकल बॉडी जिसका मास है। अब फिगर के अकॉर्डिंग, ये तो फिगर में हमने सब कुछ लिख रखा, लेकिन इसके लिए आप समझें ध्यान से। यदि इस स्प्रिंग को हम एक्सटेंड कर दे ब्लॉक के साथ, इसका एक्सटेंशन y हो जाए, तो पहले इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगा, कितना लगा, Fa मान लेते हैं। तो ये A स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को B मान ले, इस स्प्रिंग को C मान ले। अब ध्यान दोगे, टोटल रीस्टोरिंग फोर्स Fa प्लस Fb प्लस Fc, तीनों स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स को ऐड कर दिया। यहां तक ठीक। अब गौर से देखिए, ये 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, तो ये कंपोनेंट 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी 45। इसका कंपोनेंट FB का कंपोनेंट इधर बन जाएगा FB cos 45 और इधर बनेगा FB sin 45। इसी तरह से इस ब्लॉक का या इस स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर है, FC। इसके एक कंपोनेंट इधर बनेंगे FC cos 45 और इधर क्या बनेगा, FC sin 45। FB और FC दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल। इसका मतलब क्यों इक्वल है भाई, जितना आप इसमें इलॉन्गेशन करोगे उतना ही दोनों में कंप्रेशन हुआ, तो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों का सेम। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। जब दो फोर्स एंटी पैरेलल कोलिनियर हो तो कैंसिल हो जाते हैं, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है तो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब FB और FC इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बता दो, 2FB क्या आएगा, इसके कंपोनेंट क्या बन रहे हैं, cos 45 डिग्री। क्लियर यहां तक 100%। अब यहां आ जाए FA, इसका एलोंगेशन Y, इसलिए इसमें क्या लगा, AY। इसका एलोंगेशन Y डैश, इसका एलोंगेशन Y डैश, तो इसको हम KY लिख दें, इसको क्या लिख दें, KY डैश cos 45 KY प्लस 2K। Y डैश का मतलब क्या हुआ, ये Y के कंपोनेंट किधर बन गए, इधर Y cos 45, तो ये बन गया Y cos 45 इंटू cos 45, ये KY प्लस 2KY cos स्क्वायर 45 डिग्री, KY 2KY cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 कट गया, क्या बन गया, 2KY। इसका मतलब इफेक्टिव K क्या बना, 2K, तो K इफेक्टिव बन गया 2K। टाइम पीरियड बताओ अब इसका क्या हो जाएगा, 2π√m/2K। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए।
हो गया, इरेज करें। देख लिया सबने? चलिए, तो रिजल्ट भी हम लोग वेरीफाई कर ले। यही है 2K इफेक्टिव वैल्यू। अब आ जाए सिंपल पेंडुलम। ऐसा ही बॉब ऑसिलेट कर रहा है। कैसा ये एसएचएम है? प्रीवियस क्लास में बताया था एंगुलर एसएचएम। वो एंगुलर एसएचएम के केस में क्या हम लोग फाइंड करेंगे? टॉर्क। यहां क्या फाइंड किया था? फोर्स। तो टॉर्क, टॉर्क का मतलब क्या? रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग के लिए साइन कन्वेंशन माइनस। अब रीस्टोरिंग टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये पेंडुलम यहां आया, बॉब यहां आया, तो फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड mg। टॉर्क निकालने का तरीका क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि ये हम इसको एक्सटेंड करके यहां तक ले आए तो ये फोर्स का डायरेक्शन mg है, mg पर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए ये भी एंगल थीटा बनाएगा। ये लेंथ l है इसका, स्ट्रिंग का, तो ये क्या बन जाएगा? थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन देगा, एल साइन थीटा। तो टॉर्क क्या बन गया? फोर्स mg और mg पर परपेंडिकुलर एल साइन थीटा। एंगल जब स्मॉलर हो तभी एसएचएम होता है, इसलिए साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा पढ़ा पढ़ा रखा है। रेडियन में जब भी लिखते हैं एंगल स्मॉलर होता है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस mg एल थीटा। टॉर्क को क्या लिखते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सलेशन। ठीक, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? माइनस mg एल बाई आई इंटू थीटा। एंगुलर एक्सलेशन प्रीवियस क्लास से पढ़ा रखा, क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को क्या लिखते हैं? डी थीटा बाई डी टी। तो फाइनली क्या आ गया? ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना? mgl बाई आई थीटा। माइनस mgl मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? बॉब का। तो ये जो बॉब है, ये पेंडुलम, ये पूरा पाथ कंप्लीट करेगा तो सर्कुलर होगा। इसका मतलब सर्कुलर के पेरीफेरी पर ब्लॉक ये बॉब। इसका मतलब ये जस्ट लाइक क्या बना? रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर। तो यहां पर आर की जगह क्या होगा? लेंथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा इसका? एम एल स्क्वायर। मास कैंसिल हो गया, ठीक, यहां पर थीटा बन जाएगा। अब ये देखो क्या बना? माइनस जी बाई एल थीटा। एंगुलर एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ जल्दी से। इसको किससे कंपेयर करें? नहीं पढ़ते हो आप लोग, बिल्कुल नहीं। माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया? कंपेयर करके जी बाई एल। ओमेगा क्या आया? अंडर रूट जी बाई एल। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। इसलिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। चलो नोट करो इसको। यहां से इसको कंपेयर किया है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल।
हो गया, इरेज करें। चलो अब देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल वही रिजल्ट है, वैसे ही हम लोगों ने कंपेयर करके निकाला, सेम रिजल्ट। अब ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोगों को मिल गया। अब यहां पर एक कंडीशन ये आया कि यदि साइन थीटा थीटा के इक्वल नहीं होता, ठीक, साइन थीटा थीटा के इक्वल है तो एसएचएम हो गया। तो कहता है साइन थीटा थीटा के इक्वल नहीं होगा तो क्या कहता है, मोशन ऑसिलेटरी हो जाएगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लार्जर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो थीटा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉलर ना होकर के लार्जर। मींस क्या होगा, ध्यान देना, ये थीटा यहां तक है तो ये बॉब का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया और इसको हमने एज्यूम कर लिया सपोज थीटा नॉट, जो कि प्रीवियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से काफी लार्जर है। तो मोशन क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी। तब इस कंडीशन में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन थीटा का एक्सपेंशन यूज करेंगे और हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 16। तब इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 16। आया समझ में, जब साइन थीटा थीटा के इक्वल नहीं हो तो मोशन क्या होगा, ऑसिलेटरी, और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हो गया। अब इसका जितना फॉर्मूला है, अब उस जो हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया उसके डिफरेंट कंडीशंस को देखते हैं। टाइम पीरियड, इसमें कहीं एम्पलीट्यूड नहीं है, कहीं थीटा नहीं, इंडिपेंडेंट। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कहीं मास नहीं है। इसका मतलब यदि बॉब का हम साइज स्फेरिकल ले रहे हैं और वो हॉलो हो जाए या सॉलिड, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, लेकिन रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना, ठीक। तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। पीडीएफ में ऑलरेडी, इसको अपना नोट्स बनाएंगे। अब कहता है कि यदि मान लो कि इस, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो बॉब हमने लिया, इस बॉब के अंदर हमने पानी डाल दिया और यहां से एक होल क्रिएट कर दिया, तो इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में क्या फर्क पड़ेगा। तो पूरा इसमें जब पानी भरा हुआ है तो जब ये वाटर निकलने लगेगा तो ऊपर का कुछ वाटर मॉलिक्यूल हटेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल नीचे आया तो सेंटर ऑफ मास वाटर का नीचे आया। तो सेंटर ऑफ मास जब नीचे आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आने से यहां जब ये सपोज यहां पर शिफ्ट कर गया तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, लेंथ उसका बढ़ गया। लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली रिलेटेड टू
मतलब सेंटर ऑफ मास जहां होगा वही ना टोटल लेंथ लेते हैं। जैसे ये हमने जो बॉब लिया, टाइम पीरियड जब निकालते तो ये इफेक्टिव लेंथ होता है ये एल। तो जब वाटर निकलेगा तो वाटर का कंसंट्रेशन लोअर लेवल पे, तो सेंटर ऑफ मास जहां जाएगा वहां से उसका डिस्टेंस लेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया, तो यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब फाइनली अब पानी निकल गया। पहले क्या हुआ, जब वाटर निकलना शुरू हुआ तो लेंथ उसका बढ़ गया ड्यू टू सेंटर ऑफ मास मूव्स डाउनवर्ड। ठीक, अब कंप्लीटली वाटर निकल गया तो सेंटर ऑफ मास फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर चला गया। तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, जैसे पहले था वैसे ही अब हो जाए। समझ में आ गया? ठीक, वही देखो लिखा है, इफ ए होल इज मेड इन द बॉटम ऑफ ए hollow sphere full of water and water comes out through the hole and time period is recorded till the sphere is empty, the time period will be same. Reason, as water drains off, मतलब वाटर निकल रहा है तो इस सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, will move downward and then will come up. Due to this L and T increases, और L और T बढ़ गया तो दूसरे वाले केस में जब नीचे आता जाएगा या फिर ऊपर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास तो L और T घट जाएगा और फाइनली अनचेंज। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब कहता है कि सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड कोई क्लॉक है, उसको मून पे ले जाए तो मून पर जी का वैल्यू G/6 हो जाता है। अर्थ पर जो वैल्यू है उसका 1/6। इसका मतलब जी यदि घटेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। ठीक, टाइम विल इंक्रीज। इसका मतलब है क्लॉक विल टेक लॉन्गर टाइम, टाइम उसको ज्यादा लगेगा। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, टाइम जब ज्यादा लगेगा तो स्लोअर टाइम देगा। यदि यहां पर 10 बज रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि बहुत कम, मतलब हो सकता है 8 ही बजाओ। G/6 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। आगे समझ में? नेक्स्ट पार्ट आते। अब यदि मान लो कि हम सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसका डेंसिटी रो है, अब उसको हम वाटर में इमर्ज कर दें और टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करें, और वाटर का डेंसिटी सिग्मा। तो ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा रखा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब किसी भी बॉडी को हम लोग लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो वेट में लॉस होता है। याद है ना, लॉस इन वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट। उस फॉर्मूला से निकालते हैं तो जी का वैल्यू क्या आ जाता है, 1-σ/ρ, जी इंटू 1-σ/ρ। इसलिए जी की जगह पर क्या आ जाएगा, जी 1-σ/ρ, लेंथ वही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। अब कहता है कि यदि मान लो कि वो जो आपने बॉब लिया, स्ट्रिंग ले लिया, टेम्परेचर वेरी कर जाए तो उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट। याद है थर्मल एक्सपेंशन सिखाया था कि इनिशियल लेंथ मान लो L है और टेम्परेचर बढ़ाने से इलोंगेशन डेल्टा L हो गया, तो क्या बताया था, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा। याद है, जिसको हमने लिखा था फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल L अल्फा डेल्टा थीटा, देन फाइनल लेंथ बिकम्स L, इधर आ जाएगा तो 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। मान लो पहला टाइम पीरियड जिस समय कुछ नहीं हुआ है, नो टेम्परेचर वेरिएशन, तब तो ये फॉर्मूला। अब टेम्परेचर चेंज हो गया तो टाइम पीरियड कहता है चेंज करेगा, तो L डैश की जगह पर क्या डाल दोगे, L 1 + अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइड बाई जी। दोनों को डिवाइड करो, क्या होगा जल्दी से बता दो,
दोनों को डिवाइड करो, टी डैश बाई टी, बताओ क्या आएगा। रूट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो गया 1/2। तो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस, बायनोमियल एक्सपेंशन से ये लिखते हैं, हाईएस्ट पावर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब टी डैश बाई टी, 1 को इधर ले आओ, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, टी डैश माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू क्या आया, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। टी डैश बाई टी को क्या लिखते हैं, चेंज इन टाइम पीरियड, वही देखो यहां पर लिखा है, टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, और डिनोमिनेटर में टी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो जब भी हम लोग को फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज। हो गया, इरेज करें। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। कहता है यदि हम रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेयर करें, रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेयर करें तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 पाई अंडर रूट 1/g 1/l प्लस 1/r। अब कंडीशन पहला देखो, ध्यान दो, ये याद रखना पड़ेगा एक्सप्रेशन। अब L का वैल्यू लार्जर हो जाए, लेंथ ऑफ द पेंडुलम रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ा, तो L का वैल्यू लार्जर होगा, इसका मतलब 1/L मच स्मॉलर देन 1/R, रेसिप्रोकल लेसर हो गया। तो 1/L मच स्मॉलर देन 1/R, तो 1/L को नेग्लेक्ट कर दो तो क्या बचा 1/R, R ऊपर चला जाएगा। एक सेकेंड कंडीशन, अब हम लोग L मच ग्रेटर देन R हो गया, G गलती से लिखा गया। असल रौनक जब एक आदमी नहीं आता ना तो हम प्रेशर में रहते, मच लार्जर देन R, तो 1/L मच स्मॉलर देन 1/R। L मच लार्जर देन R है, तो 1/L मच स्मॉलर देन 1/R। ठीक, अच्छा दोनों कंडीशन सेम हो गया, तो इसको ठीक कर देते हैं। इसको ठीक कर लेना, मच स्मॉलर देन R कर लेना। ठीक, तो 1/L लार्जर देन 1/R, लेंथ ऑफ द पेंडुलम रेडियस ऑफ अर्थ से, मतलब L स्मॉलर, पहला कंडीशन तो लार्जर ले लिया, दूसरा कंडीशन स्मॉलर लेंगे, इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा हो जाएगा पेंडुलम के लेंथ से, तो 1/L को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसमें तो क्या बनेगा 1/R, R ऊपर चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, ओ जस्ट ए मिनट, दोनों कंडीशन सेम हो गया। ठीक है, हम इसको लिख ही देते हैं, 1/L मच लार्जर देन 1/R, तो उस कंडीशन में 1/R को नेग्लेक्ट कर, तो क्या आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई, जो अभी हम लोगों ने निकाला। तीसरा कंडीशन ले लेंगे, जब L और R दोनों बराबर हो जाए, जितना रेडियस ऑफ अर्थ उतना ही सिंपल पेंडुलम का लेंथ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2/R, तो R
ऊपर चला गया तो नीचे क्या बच गया, 2, तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट r/। ठीक है, ये जो एरर है इसको ठीक कर लीजिएगा अपने नोट्स। नेक्स्ट कंडीशन, ये सारी कंडीशन पढ़ने। अब कहता है कि किसी कैरेज में किसी व्हीकल में रख दिया, अब वो व्हीकल ऊपर जा रहा है। मान लो हम एक पेंडुलम को लिफ्ट के सेलिंग से सस्पेंड कर, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है, या हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। 3 कंडीशन, तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ रखा कि कोई भी, मान लो ये पेंडुलम क्लॉक सिस्टम है, जब ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो अपवर्ड टेंशन मान लो फोर्स टी मान ले, और ये mg, तो t माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो t इज इक्वल टू mg प्लस a। इसका मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, g प्लस a। तो जब भी अपवर्ड जाएगा तो क्या होगा, g प्लस a। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L/g इफेक्टिव का मतलब g प्लस a। डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसी का इक्वेशन बताओ क्या आ गया, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो t इज इक्वल टू क्या बना, mg माइनस ma। मास कॉमन ले लो तो क्या बन गया, g माइनस। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, जल्दी बता दो, 2 पाई अंडर रूट L/g माइनस। अब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये पेंडुलम ऐसे, ठीक, ये थीटा एंगल फॉर्म किया। हॉरिजॉन्टल मोशन तो एक्सेलरेशन या फोर्स इधर लगा, और एक फोर्स किधर लगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। सिर्फ एक्सेलरेशन ले लो तो रिजल्टेंट क्या बना, अंडर रूट, जब भी परपेंडिकुलर हो तो यही आता है, a² प्लस g²। इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L/ इफेक्टिव एक्सेलरेशन g² प्लस a। आगे समझ में क्लियर, 100%। चलिए इरेज करें, ये ऑलरेडी है पीडीएफ में, सारा है, वैल्यू हम लिख दिए, देखो, अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि जैसे मान लो कि सिंपल पेंडुलम पर चार्ज दे दे और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट हो जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या होता। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पेंडुलम का जी ऐसे लग रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F बराबर QE, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, QE/m। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ग्रेविटी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा बताओ। इफेक्टिव क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन क्या है, QE/m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट है तो माइनस हो गया, इसलिए देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, ऐड हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है। अभी क्या बताया, अंडर रूट एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब यहां पर g² प्लस QE/m का होल। ठीक, अब यहां पर कुछ फॉर्मूला याद रखना, जैसे मान लो कि लिक्विड यू ट्यूब में, और उस कंडीशन में यहां से आप हाइट h पर लिक्विड रखे हो, लिक्विड को इधर डिप्रेस करो, ये लिक्विड अपराइज करे, तो इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट H/g।
इसी तरह से सेकेंड कंडीशन, यदि कोई लिक्विड में एक सिलेंडर को फ्लोट करा रहे अप एंड डाउन, कॉर्क को मूव करा रहे अप एंड डाउन, तो टाइम पीरियड यदि इसका लेंथ इनसाइड द लिक्विड एल है तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। थर्ड कंडीशन, एक स्मॉल बॉल एक बाउल में ऑसिलेट कर रहा। बाउल का मतलब एक कटोरा में एक बॉल ऑसिलेट, यही है, ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका रेडियस स्मॉल आर और जो कटोरा है उसका बाउल का रेडियस कैपिटल आर। तो इफेक्टिव लेंथ लेंगे आर माइनस आर, तो 2 पाई अंडर रूट, एम्पलीट्यूड ऊपर होता है तो आर माइनस आर बाई ई हो जाए। ठीक इसी तरह से यदि एक पिस्टन को हम मूव करा रहे सिलेंडर में, पिस्टन का मोशन ऐसे हो रहा है तो इसके अंदर में गैस एक्सपैंड कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड याद रखना है 2 पाई अंडर रूट एम। एम क्या हो गया, इस पिस्टन का मास, और ये जितना गैस इसके अंदर फील है वो एच हो गया, पी इसमें गैस में जो प्रेशर लगा, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना। समझ में आ गया? तो ये सारे केसेस बताएं। इसी तरह से अर्थ के डायमीटर के अलोंग एक टनल बना दे, एक गड्ढा खोद दे और एक बॉल को ऑसिलेट करा दे। तो अभी क्या था, क्या भी सिखाया था कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम को कंपेयर किया था रेडियस से, तो क्या आया था 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। इसका टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट। और इसी तरह से टॉर्सनल पेंडुलम है जिसका वैल्यू निकाला था एंगुलर एसएचएम में। ये क्या होता है, ये डिस्क है और यही ये डिस्क, इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है और एंगुलर ट्विस्ट इसमें थीटा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या निकाला था 2 पाई अंडर रूट आई बाई। ये सब फॉर्मूला याद रखिए। टाइम पीरियड वाला सेगमेंट हमारा खत्म हो गया और कल के क्लास में एसएचएम का कॉम्बिनेशन सीखा और फिर एसएचएम के टाइप से 2 या 3 क्लास में खत्म। इस वीक में खत्म हो जाएगा एसएचएम।